हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बरत आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। देश के बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री ने एक परिवार के मुखिया या कहें परिवार के बड़े सदस्य का किरदार निभाया। उन्होंने संवाद को चुना और पूरे मामले और बच्चों के भविष्य को लेकर संवेदनशील पक्ष चुना। ये वही पक्ष था जो पाठशाला में हमने चुना था। वो बच्चे जिन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने भद्दी और गंदी गालियां देने के लिए गुमराह किया, उन बच्चों के चेहरे हमने पाठशाला में नहीं दिखाए, क्योंकि वो बच्चे भी देश के थे, गुमराह थे, पर उनका भविष्य दांव पर था। ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। न्यूज की पाठशाला की टीम ने इस बात पर सोच विचार कर फैसला और कदम उठाया था कि हम बच्चों के चेहरे नहीं दिखाएं। आपने हर जगह बच्चों के चेहरे देखे होंगे, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया, कहा कि सोसाइटी के लिए ये एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन ये समय ऐसे बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा। हम भी पाठशाला में लगातार यही बात कह रहे थे। ये बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये बात हम सब की है, पूरे समाज की, हमारे परिवारों की है। क्योंकि गाली देने वाला बच्चा अचानक नहीं बन जाता, उसके पीछे कोई घर होता है, कोई स्कूल होता है, कोई मोहल्ला होता है, एक डिजिटल परिवेश होता है जहां गुस्सा, नफरत और गलत सूचना आसानी से घुस जाती है। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते हैं या उन्हें सिखाते भी हैं कि किसी की भावनाओं का सम्मान कितना बड़ा होता है? कहां जाकर नैतिक और अनैतिक की दूरी मिट जाती है? दरअसल कहा यह जा रहा है कि टूलकिट गैंग ने जेन जी के नाम पर या कहें जेन जी का चोला ओढ़कर एक बंदूक से कई निशाने लगाने की कोशिश की। पहला, अपशब्दों को जेन जी की भाषा बताने की कोशिश हुई। दूसरा, भारतीय संस्कृति, परंपरा, मर्यादा पर सीधा वार किया गया। तीसरा, चंद लोगों को आगे करके देश के जेन जी को बदनाम किया गया। ये एक तरह से बीते 12 वर्षों में देश के युवाओं में आई सांस्कृतिक चेतना को खंडित करने की कोशिश भी थी। प्रधानमंत्री जी की नीयत, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व इस देश के लिए शुभ है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग ग्रहण लगाना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो देश के लोग बनाते हैं, कुछ लोग इस जल्दबाजी में हैं, इस तरह से हंगामा काट रहे हैं कि वो हंगामा काट करके प्रधानमंत्री बन जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीट और सीबीएसई की गड़बड़ियों ने देश के युवा आबादी को शंका में डाला। उनके भविष्य को लेकर चिंताएं बच्चों के माता पिता की भी रही। चिंताओं और प्रश्नों की जवाबदेही तय भी होनी चाहिए और हुई भी।
लेकिन जिस तरह की भाषा और गालियों का प्रयोग प्रदर्शन के दौरान खुद को जेन ज़ी का प्रतिनिधि बताने वाले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर किया, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। बाबा, आपने बहुत सारे जेन ज़ी को प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हुए सुना होगा। जेन ज़ी के अपशब्द पर कई ऐसे लोग थे जो आए और उन्होंने कहा कि ये औरतों की लिबरेशन की तरह आप देखिए ना इसे। वो जब गालियां दे रही है तो सेंस ऑफ लिबरेशन है। नहीं, ये ना लिबरेशन है ना ये सेलिब्रेशन है, डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा नहीं। देखिए, हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, तो हमें गालीबाज नहीं, हमें हुनरबाज होना चाहिए, हमें प्रतिभावान होना चाहिए, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान होना चाहिए अपने कर्म से, अपने आचरण से। किसी को अपशब्द बोल के आपको उपलब्ध क्या होगा? इसलिए किसी भी तरह का कितना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, कितनी बड़े आपके सामने संघर्ष चुनौतियां क्यों ना हो, आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो इसलिए गाली का कभी भी समर्थन नहीं होना चाहिए, और आपको विरोध करना है तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से मानवीय मूल्यों के साथ करना है। और ये बात भी दीगर है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान को लेकर पुलिस ने कुल 13 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस जांच और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के अनुसार प्रदर्शन में 2873 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग शामिल थे, जिनमें से 989 लोगों पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज हैं। भारत और पीएम मोदी के सामने चुनौतियां एक फ्रंट पर नहीं है, कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। ये अदृश्य हैं, पर हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी वाला भारत बहुत सारे लोगों की आंखों में चुभ रहा है। भाई होगा भी ना, क्योंकि तमाम भीतरी और बाहरी साजिशों के बावजूद मेरे देश की आर्थिक रफ्तार कम नहीं हुई है। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक रफ्तार दुनिया में सबसे तेज इस वक्त बनी रहने वाली है। भारत के इस तेज रफ्तार तरक्की की सबसे बड़ी कौन कौन सी वजह है? एक, मजबूत, विजनरी और स्थायी सरकार। दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। यही वजह है कि भारत विरोधी ताकतों को लगता है कि अगर भारत में हालात नेपाल या बांग्लादेश जैसे बन जाएं, तो उसे पटरी से उतारकर उनका जो टारगेट है वो फिक्स किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देश को ज्यादा चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर हमारे युवाओं को, हमारी जेन ज़ी को। किसी देश की 65% युवा आबादी का मतलब है अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और समृद्धि। पर इसकी एक शर्त है, सब मिलकर राष्ट्र संकल्प लें, सब मिलकर साथ चलें। विकसित भारत 2047 अगर पीएम मोदी का सपना है तो इस सपने में समृद्धि भारत की है और भारतीयों की भी। अगर हमारा देश तरक्की करेगा, विकसित होगा, समृद्ध होगा, तो भारतीय समृद्ध होंगे, देश के युवा समृद्ध होंगे। मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे और उसके शिखर पर आप ही बैठे होंगे। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश को जरूरत है युवा शक्ति की, उनकी ऊर्जा की। इसी ऊर्जा पर नजर उन राजनीतिक दलों की भी है जो सत्ता से बाहर होकर निस्तेज पड़े हैं। जिन पारिवारिक सत्ताओं के दुर्ग कभी अभेद्य थे, अब वो ढह चुके हैं या जीर्ण शीर्ण हैं। ऐसे दल भी जानते हैं कि उनके और सत्ता के बीच में खड़ी दीवार अगर टूट सकती है
तो बस देश की युवा ऊर्जा से। एक आंकड़ा दिलचस्प है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी देश के 37% युवाओं की पहली पसंद रही, जबकि कांग्रेस पर महज 19% युवाओं ने भरोसा किया था। लेकिन यह भी सच है कि पेपर लीक से लेकर सीबीएसई तक के मामलों ने युवाओं के भीतर एक असंतोष तो खींचा ही। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है रोजगार या नौकरियों का। तो क्या इन मुद्दों को लेकर युवाओं में भरे असंतोष को एक चिंगारी दिखा दी गई? अब कुछ वो लोग परेशान हैं जो जेनजी के हंगामे में अपनी सत्ता के रास्ते खोज रहे थे। वो बेइंतहा चिढ़े हुए हैं और पीएम मोदी के क्षमादान पर जबरदस्त खींचे हुए भी। और ये दद्दू बनना बंद कीजिए। रोज 11 बजे आ जाते हैं साहब दद्दू बनकर। दिन में आपके गुर्गे कनॉट प्लेस पे बच्चों को पीट रहे होते हैं, रात को आप रील बनाने आ जाते हो। ये कोई आपको दद्दू मानता नहीं ना, आप दद्दू बनने लायक हैं इनके। चुपचाप जो वोट लेकर जो इस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, वही काफी है। बीजेपी तंज करती है और कहती है कि वैसे माफी मांगने का रिकॉर्ड फिलहाल तो कहीं और है और खूब है। ताजा वाला मामला मध्य प्रदेश में खेद प्रकट करने का तो हाल फिलहाल का ही है। पूरा विपक्ष जैसे उसकी नींद खराब हो गई। कांग्रेस की बेचैनी राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझ आ रही है। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, खुद बेईमान है। जो खुद बेईमान है वो ये नसीहत दे रहे हैं, ऐसी बात लिखी हो। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छिन गए? जवाब है नहीं। ये वो लिख रहे हैं, भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि अगर देश को तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था वाली पटरी से उतारना है तो आसान है युवा शक्ति को गलत दिशा में मोड़ देना, सड़कों पर उतार देना और अराजकता का माहौल बना देना। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लोकतांत्रिक तौर पर नकार दी गई पार्टियों की सत्ता की आखिरी उम्मीद क्या बस अराजकता से ही बची है? आपको याद होगा, चाहे साल 2025 में नेपाल में हुआ जेनजी का हिंसक प्रदर्शन रहा हो या फिर 2024 में बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक स्टूडेंट्स का हिंसक आंदोलन, जिससे शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। दोनों ही दौर में देश के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नकार दिए गए कई विपक्षी नेताओं ने जेनजी से ही अपनी सत्ता की उम्मीदें बांधी।